अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज बहुत अहम टॉपिक है और मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं इस शर्मिंदगी का इजहार आपसे करना चाहता हूं। मैं एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन आज मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वजह क्या है, ये इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या वजह है। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से जो इस तरह के काम करते हैं और बदनाम करते हैं पाकिस्तान को भी और इदारों को भी, और इनकी ज़ाती ये बेईमानी की वजह से मुल्क का इमेज ख़राब होता है। मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें कैस्टर बीन या हरनोली का स्पाइनलेस बीज चाहिए। ये स्पाइनलेस क्या होता है? जिसके ऊपर कांटे नहीं होते। और ये स्पाइनलेस बीज जो है, हमारे यहाँ एक साइंसदान है जो कहता है कि मैंने इसको बनाया और मेरी ये इजाद है, मेरी ये दरियाफ्त है, मेरी ये सारा कुछ है, मेरी ये रिसर्च है और किसी की नहीं है, मैं नंबर 1 हूँ। असल में इस तरह के जो लोग होते हैं ये जेनेटिकली करप्ट होते हैं। इन लोगों ने किया कुछ नहीं होता, किसी और की रिसर्च उठा के तो उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। अब मैं इसकी जब डिटेल आपको बताऊंगा तो आप भी पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदा हो जाएंगे, और वो तमाम फार्मर जो ये ले चुके हैं वो मेरा ये ख्याल है कि अपना नुकसान कर लेंगे। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे पास ये स्पाइनलेस डिमांड आनी शुरू हुई कि जनाब आपके पास ये बीज अवेलेबल है जो स्पाइनलेस है, ये तो बड़ी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, और ये है वो है, और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये चल रहा था। तो मैंने इस पे कुछ रिसर्च करनी शुरू की। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक इंडियन किताब मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। अब ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली की छपी हुई थी, और इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो 1959 थी, यानी 1959 में ये किताब छपी। उसको जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि 1954 में इंडिया में ये स्पाइनलेस वैरायटी डेवलप हुई, और वो बाद में उन्होंने इससे जदीद वैरायटीज़ बना ली और उसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम थी। अब जितनी भी आपको इंडियन वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर स्पाइन मिलेगी, और स्पाइनलेस बनाने का कोई खातिर खा फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि अगर तो हाथ से निकालना हो तो फिर तो है भाई, कांटे चुभेंगे हाथ को, ये वो, तो क्या सैकड़ों हज़ारों एकड़ की फसल हाथ से निकल सकती है? तो स्पाइनलेस करने का फ़ायदा क्या हुआ? या तो प्रोडक्शन ज़्यादा देती, प्रोडक्शन कम, यानी स्पाइनलेस वैरायटी की प्रोडक्शन कम होती है एज़ कंपेयर टू स्पाइन वाली। अब जब मैंने इसको आगे देखा कि जी ये 1954 में इंडिया ने बनाई और बाद में उससे ज़्यादा जदीद वैरायटीज़ बना ली और इसको ख़त्म कर दिया, तो ये पाकिस्तान वाले झंडा कैसे गाड़ रहे हैं कि जनाब ये तो हमारी है। मैं ये तमाम किताब का टाइटल, उसका सन को सर्कल करके और उसकी तस्वीर स्पाइनलेस की जो 1959 में छपी, जबकि वैरायटी कब बनी? 1954 में। तो ये जो है, जब मैंने फिर मेरा क्रेज़ और बढ़ा कि यार ये क्या है, हम अभी तक यानी यूरोप से तो 100 साल पीछे हैं, लेकिन इंडिया से भी हम क्या 70 साल पीछे हैं। तो शर्मिंदगी की बात थी कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, और उसके 7 साल बाद ये वैरायटी कल्टीवेशन के लिए मौजूद थी इंडिया में, हमारे यहाँ नहीं थी। फिर हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। हुआ ये कि उसमें ये 2000 से बाद की बात है, 2000 शायद 14 की, कि कुछ बीज एक बंदा इंडिया से फैसलाबाद लेके आता है। वो एक साइंसदान के हत्थे चढ़ते हैं और वो इसकी कल्टीवेशन करके और फिर कहता है जी 2018 में मैंने जनाब स्पाइनलेस वैरायटी बना दी। अगर फ़र्क करें उसने बनाई भी, मैं एक अजम्पशन कर लेता हूँ, हालांकि बनाई नहीं, अगर उसने बनाई भी है तो उसने तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का करोड़ों का बजट खर्च कर दिया, और उसकी
डेवलपमेंट पे, ये रिसर्च पे कितनी तनख्वाहें खर्च हुई होंगी, कितना प्रोजेक्ट बना होगा, PC1 बना होगा, पता नहीं क्या क्या बना होगा। तो जब एक पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ कोई 50 साल पहले से, 60 साल पहले से मौजूद थी, बल्कि 70 साल से, तो उधर से ला के तो उसकी रेप्लिकेशन करनी बनती थी या रिसर्च करनी बनती थी उस पर। अगर हम अभी कारें बनाना शुरू करें और ये कहें जी कि पहली कार हमने बनाई है और वो कार कैसी होगी, वो होगी जो कायद आज़म के पास थी। ज़ाहिर स्टार्ट तो वहाँ से हुआ था। तो उस कार को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब बनी बनाई कार या डिज़ाइन मौजूद हैं, जदीद डिज़ाइन। लेकिन इधर क्या हुआ, उसी बीज को इधर कल्टीवेट किया, उसको रेप्लिकेट किया और उसका बीज अपने ऊपर मोहर लगा दी कि ये मेड इन पाकिस्तान है। क्या मैं सही शर्मिंदा नहीं हो रहा कि मेरे मुल्क के इस तरह के साइंसदान हैं जो ये हरकत करते हैं? इसीलिए तो पाकिस्तान के रिसर्च वर्कर जितने साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च पेपर पायरेटेड निकले, यानी कॉपी किए हुए, और इनकी रिसर्च कैंसिल हो जाती है। इंटरनेशनल इनके पेपर छपने बंद हो जाते हैं क्योंकि ये काम ही इस तरह के करते हैं कि कहीं से रिसर्च उठाई, उसको ट्रांसलेट किया, कुछ 2-3 लफ्ज़ ऊपर नीचे किए और पेपर अपने नाम से लिख के भेज दिया। फिर इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज ख़राब होता है। अब इसमें तस्वीर भी मैंने आपको सर्कल करके दे दी है, आप खुद देखें, और इसके कुछ पेज मैंने आपको उसके फ़ोटो भेज रहा हूँ कि आप ये रिसर्च करें, इसको सर्च करें, इसको पढ़ें कि क्या इंडिया ये पहले बना नहीं चुका था। जब ये बीज मौजूद था तो इतना गवर्नमेंट का सरमाया ज़ाया क्यों किया गया? लेकिन क्योंकि एक टैग लगा होता है कि गवर्नमेंट का इदारा है, ये है, ये वो है, तो लोग उसके हक में नारे बुलंद करते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये सरीहन मुल्क का नुकसान किया है। जब एक चीज़ मौजूद है, मसलन अगर हम इस वक्त कोई हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं और वो पहले से मौजूद है, तो क्या हाइब्रिड वैरायटी पे इतना खर्चा करने की ज़रूरत है कि उसकी तमाम चीज़ ABC से शुरू की जाए और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंच गए, और यानी उस पर कोई 20-30 साल लग जाए नई वैरायटी बनाते बनाते इनसे, और उसके बाद ये झंडा गाड़े, तब तक अगले पता नहीं क्या से क्या बना चुके होंगे। तो जो जहाँ तक साइंस तरक्की कर चुकी है वहाँ से शुरू करना चाहिए या 50 साल पीछे से शुरू करना चाहिए? अगर कोई मुझे ये कहे कि जी मैं अब नई ब्रायलर की किस्म बना रहा हूँ, वैरायटी बना रहा हूँ या नस्ल बना रहा हूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगी या जो बना बनाया ब्रायलर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जो चीज़ हो चुकी है उसको क्या करना है? लेकिन फिर ये है कि ये इस तरह के जो लोग हैं जो हमारे मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं या यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं या इधर उधर, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो जस्टिफाई करता भी है या नहीं। क्या ये जो मैं आपको स्पाइनलेस वैरायटी की बात कर रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पायरेटेड काम होते हैं। तो जिनको बनाया ही रिसर्च के लिए गया है वो भी अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारी कौम कैसे, नौजवान नस्ल कैसे एजुकेट होगी? वो रिसर्च करेगी कैसे? वो भी उनको कॉपी करेगी ना, अपने आबाओ अजदाद को। इनके बच्चे इनकी कॉपी करेंगे, वो भी कहीं से रिसर्च चुराएंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे और टाइटल अपना और मरात ले लेंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई मुझे साबित करे कि क्या मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा। अब तो खैर कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि मैंने आपको वो बुक ही ऑनलाइन कर दी। उस बुक में पब्लिशर का नाम, वो डेट कि किस डेट को ये किताब छपी, उसके आथर का नाम और उसकी फर्दर डिटेल और तस्वीरें सारी कुछ लगा दी हैं।
मेरा ये ख्याल है कि हमारे भोले भाले किसानों को थोड़ी सी अब अकल करनी चाहिए कि क्या स्पाइनलेस वैरायटी लगानी है या स्पाइन वाली लगानी है। फैसला आपका है, नफ़ा नुकसान आपका है, पैसे लगाने तो आपने लगाने, ज़ाया होने तो आपके होने। मैंने जो सच था, खरा सच, वो आपको बता दिया। तो आज की ये वीडियो जो है ये खरा सच ही है। आप इस पे थोड़ा सा गौर करें और इस पे अमल करें। दूसरी बात यह है कि इसका जो कैस्टर बीन का अगला स्टेप हम कर रहे हैं वो कुछ हम आपको बता देते हैं कि इसका जो जिग जैग है उसमें लगाएं पानी। अच्छा, कुछ लोग ये है मेरे से पूछ रहे हैं जी कि ये गंदम के फ़ौरन बाद लग जाएगी। जी बिल्कुल लग तो जाती है, लेकिन इसमें जर्मिनेशन कम होती है अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए। जैसे पिछले साल 48 डिग्री को टच कर गया था जून में, बल्कि मई में, तो उस सूरत में जर्मिनेशन कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हो तो आप लगा लें। बरसात में इसका फ़ायदा ये होता है कि एक पानी से ही पल जाती है, तो आप वो कर सकते हैं। अब ये है कि दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो है बीज लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन उनको टाइम का ही नहीं पता कि लगाना कब है, खाद कौन कौन से चाहिए। एक हम इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी अनाउंसमेंट उस वक्त करेंगे जब हम बना के तो लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देंगे। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, या ठहरें, इंतज़ार करें अगली वीडियो का। तो अगली वीडियो में आपको वो बताएंगे कि आप अब फ्यूचर के बीज कैसे होंगे। यानी एक तो था ना कोटिंग से और एक ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट वो लाने लगे हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। तो कुछ तो अल्लाह की तरफ से आते हैं और कुछ मेरे दोस्त अहबाब मुझे इनपुट्स देते रहते हैं और मुझे दुरुस्त भी करते रहते हैं। अगर मैं कोई थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे चलने की तरफ जाता हूँ गलती से, तो वो मुझे मेरी गलती दुरुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में उन लोगों का हाथ है और वो मेरी बैक पे हैं। यानी जहाँ दुश्मन हज़ारों हों तो दोस्त भी मेरे हज़ारों में, बल्कि दोस्त लाखों में हैं, दुश्मन तो चंद एक हैं। और ये जो चंद एक दुश्मन है, ये इनकी कोई औकात नहीं है, यानी इनका कोई नॉलेज नहीं होता, ये बगैर नॉलेज के बात कर रहे होते हैं। यानी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, बल्कि एक ग्रुप में वो अक्सर मेरे खिलाफ बातें वो करते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने उससे पूछा, भाई आप कहते हैं जी कि ये गलत बंदा है, ये है वो है, आपने इसको बिल मुशाफा मिले आप? तो कहते नहीं, मैं तो नहीं मिला। आपने क्या इसकी रिसर्च पे अमल किया या इससे बीज खरीद के लगाया? कहता नहीं जी नहीं, मैं तो मिला ही नहीं हूँ। तो जब मिले ही नहीं हो, कभी कोई काश्तकारी की ही नहीं है, तुम ग्रुप में शामिल हो और बढ़ चढ़ के नारे लगा रहे हो, यानी ये जहलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। और बंदे को फालिज हुआ है और चारपाई पे पड़ा है, उसकी टांगें काम नहीं करती और बस वो उसको एक ही काम है कि लेटे लेटे और क्या करे बेचारा, और क्या कर सकता है कि टांगें काम नहीं करती, फालिज ज़्यादा है। तो वो मोबाइल देखता है और मोबाइल में उसने ये मशगला बनाया हुआ है कि हर एक पे क्रिटिसाइज करता है वो। तो खैर, ये तो खैर हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।